रामू के पापा सुनो तो। आज रामू नया घर तलाशने की बात कर रहा था। वह काफी परेशान लग रहा था। मुझसे बोला कि मैं आपसे बात कर लूं। मगर मुझसे तो वह कुछ नहीं बोला। बात क्या है रामू की अम्मा? खुलकर बोलो। कई वर्षों से बिल्डिंग को लेकर समिति, किराएदार, मालिक और हाउसिंग बोर्ड के बीच लगातार मीटिंग चल रही है। ये तो मैं जानता हूं, पर आखिर में फैसला क्या हुआ? वह कह रहा था कि हमारी बिल्डिंग अब बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी है। इसलिए बरसात के पहले सभी किराएदारों को घर खाली करने होंगे। सरकार की नई योजना के अनुसार इसे फिर से बनाया जाएगा, पर तब तक सबको अपनी अपनी छत का इंतजाम खुद करना होगा। वह कुछ रुपयों की बात कर रहा था। जल्दी में था, इसलिए आपसे मिले बिना ही चला गया। राम प्रसाद अब गहरी सोच में डूब गए। इतने बड्ढे शहर में बड़ी मुश्किल से घर परिवार का किसी तरह से गुजारा हो रहा था। बुढ़ापे के कारण उनकी अपनी नौकरी भी अब नहीं रही। ऐसे में नए सिर से फिर से नया मकान ढूंढना, उसका किराया देना, ना को चने चबाने जैसा है। गैलरी में कुर्सी पर बैठे बैठे राम प्रसाद शून्य में खो गए थे। उनकी आंखों के सामने 30 साल पहले का वह मंजर किसी चलचित्र की तरह चलने लगा। दो छोटे छोटे बच्चे और रामू की मां को लेकर जब वे पहली बार इस शहर में आए थे, तब यह शहर अजनबी सा लग रहा था, पर समय के साथ वे यहीं के होकर रह गए। सेठ जेठालाल एंड कंपनी में मुनीम जी की नौकरी, छोटा सा ऑफिस, एक टेबल और कुर्सी, मगर व्यापार करोड़ों का था, जिसका मैं एक छित्र सेनापति था। सेठ जी की ही मेहरबानी थी कि उस कठिन दौर में बद्धी मुश्किल से लाखों की पगड्डी का जुगाड़ कर पाया और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा आशियाना बना पाया, जो ऊबदार घर कब बन गया पता ही नहीं चला। दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने हक की छोटी सी जमीन, जहां सुकून से रात गुजर जाती थी और सुबह होते ही फिर वहीं रोज की आपाधापी भरी तेज रफ्तार वाली शहर की जिंदगी। पहली बार रामू की मां जब गांव से निकलकर ट्रेन में बैठी तो उसे सब कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा था। 2 रात का सफर करते हुए उसे लगा जैसे वह विदेश जा रही हो। धीरे से रामू की अम्मा कान में फुसफुसाई, अजी, इससे तो अच्छा अपना गांव था। सभी अपने थे वहां। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पराये देश में आ गए हों। कैसे गुजारा होगा यहाँ? चिंता मत करो रामू की अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मन करेगा यहां रहेंगे, और जब घुटन होने लगेगी तो गांव लौट जाएंगे। गांव का घर, खेत, खलिहान इत्यादि सब है। अपने बड्ढे भाई के जिम्मे सौंप कर आया हूं। बड्ढा भाई पिता समान होता है। इन 30 सालों में इस अजनबी शहर में हम ऐसे रचबस गए मानो यही अपनी तपस्वी कर्मभूमि है। आज मुन्ने की मां भी गांव में जाकर बसने का नाम नहीं लेती। उसे इस शहर से प्यार हो गया है। उसे ही क्यों, खुद मेरे और दोनों बच्चों के रोम रोम में यह शहर बस गया है। माना कि अब मैं थक चुका हूं, मगर अब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है। उन्हें ढंग की नौकरी मिल जाएगी तो उनके हाथ पीले कर दूंगा और जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर अपनी रफ्तार से दौड़ने लगेगी। अचानक किसी की आवाज ने राम प्रसाद की तंद्रा भंग की। देखा तो सामने रामू की मां थी। अजी, किस सोच में डूबे हो? सुबह से दोपहर हो गई। चलो, अब भोजन कर लो। रामू भी आ गया है। उससे पूरी बात कर लो और सब लोग मिलकर सोचो कि आगे क्या करना है। आखिर कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। भोजन के बाद रामप्रसाद का पूरा परिवार एक साथ बैठकर विमर्श करने लगा। पापा, हमारी बिल्डिंग का हाउसिंग बोर्ड द्वारा रिडेवलपमेंट किया जा रहा है। सब कुछ अब फाइनल हो गया है। एग्रीमेंट के मुताबिक हमें मालिकाना अधिकार का 250 स्क्वायर फीट का फ्लैट मुफ्त में मिलेगा, मगर वह काफी छोटा पड़ डीडीएचेगा। इसलिए यदि कोई अलग से या मौजूदा कमरे से जो डीडीएचिंग कर एक और कमरा लेना चाहता हो तो उसे एक्स्ट्रा कमरा मिलेगा, पर उसके लिए बाजार भाव से दाम देना होगा। ठीक कहते हो रामू। मुझे तो लगता है कि यदि हम गांव की कुछ जमीन बेच दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा और एक कमरा अलग से मिल जाएगा। अधिक रुपयों का इंतजाम हो जाए तो यह बिल्कुल संभव है कि हम अपना एक और फ्लैट खरीद लेंगे। बरसात से पहले रामप्रसाद ने सरकारी डेवलपमेंट बोर्ड को अपना रूम सौंप दिया और पूरे परिवार के साथ अपने गांव आ गए। गांव में प्रारंभ के दिनों में बड़े भाई और भाभी ने उनकी काफी आवभगत की, पर जब उन्हें पूरी योजना के बारे में पता चला
तो वे लोग पल्ला झाड़ने लगे। यह बात रामप्रसाद की समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें कुछ शक हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह जमीन की खोजबीन शुरू की। हकीकत का पता चलते ही उनके पैरों तले की जमीन ही सरक गई, मानो उन पर आसमान टूट पद्दा हो। अजी क्या बात है? खुलकर बताते क्यों नहीं? दिन भर घुटते रहते हो। यदि जेठ जी को हमारा यहाँ रहना भारी लग रहा है तो वे हमारे हिस्से का घर, खेत और खलिहान हमें सौंप दें। हम खुद अपना बना खा लेंगे। धीरे बोलो भाग्यवान, अब यहां हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे हिस्से की सारी जमीन जायदाद उस कमीने भाई ने जालसाजी से अपने नाम कर ली है। झूठे कागजात बनाकर उसने दिखाया है कि मैंने अपने हिस्से की सारी जमीन जायदाद उसे बेच दी है। हम बर्बाद हो गए रामू की अम्मा। अब तो एक पल के लिए भी यहां कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हमसे सबसे बड़ी भूल यह हुई कि साल 2 साल में एकाध बार यहां आकर अपनी जमीन जायदाद की कोई खोज खबर नहीं ली। अरे दैया, ये तो घात हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? कौन देगा हमें सहारा? कहाँ जाएंगे हम अपने इन दोनों बच्चों को लेकर? बच्चों को इस बात की भनक लग जाएगी तो बद्धा अनर्थ हो जाएगा। विलाप करके रामू की मां रोने लगी। पूरा परिवार शोक में डूब गया। न चाहते हुए भी रामप्रसाद के मन में घुमड्ती पीधा की गठरी आखिर खुल ही गई थी। इसके बाद रामप्रसाद परिवार में कई दिनों तक वाद विवाद विमर्श होता रहा। सुकून की रोटी जैसे उनके नसीब की परीक्षा ले रही थी। अपने ही गांव घर में अब रामप्रसाद जी का परिवार बेगाना हो चुका था। उन्हें कोई सहारा नहीं दे रहा था। वे लोग जान चुके थे कि उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, पर इस समय गुजर बसर के लिए छोटी सी झुग्गी भी उनके पास नहीं थी। गांव की जमीन के हिस्से की पावर ऑफ अटॉर्नी बड्ढे भाई को देकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। उसी के चलते आज वे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे। उसी गांव में नितिन बिहारी नामक संपन्न दलित परिवार था। गांव में उनकी अपनी बद्धी सी किराने की दुकान थी। बद्धा बेटा कुमार पढ़ा लिखा और आधुनिक ख्यालात का था। जब उसे छोटे प्रसाद के परिवार पर हो रहे अन्याय के बारे में पता चला तो उसका खून खौल उठा, पर वह मजबूर था। गांव में जाति बिरादरी की राजनीति से वह पूरी तरह परिचित था। एक ब्राह्मण परिवार को मदद करने का मतलब अपनी बिरादरी से रोष लेना था, पर दूसरी तरफ उसे शहर से आए उस परिवार के प्रति लगाव भी था। उस दिन घर में उसके पिताजी ने प्रसाद को लेकर बात छेद दी। जानते हो तुम लोग, हम वही दलित परिवार हैं जिसके पुरखे किसी जमाने में उसी प्रसाद के यहां पुश्तों से हरवाही किया करते थे। प्रसाद के दादाजी बड्ढे भले इंसान थे। जब हमारा परिवार रोटी के लिए मोहताज था, तब इस प्रसाद के दादाजी ने आगे बढ़कर हमें गुलामी की दास्तां से मुक्ति देकर अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया था। उस अन्नदाता परिवार के एक सदस्य पर आज विपदा की घड़ी आई है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आज उसी परिवार की बदौलत गांव में हमारी दुकान है और हम सुखी हैं। हां बाबूजी, हमें सच का साथ देना चाहिए। मैंने सुना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब बैंक के दरवाजे सामान्य लोगों के लिए खुले, तब बड्ढे प्रसाद जी ने हमें राह दिखाई थी। यह उसी परिवर्तन के दौर का नतीजा है कि कभी दूसरों के टुकद्दहों पर पलने वाला गांव का यह दलित परिवार आज संपन्न परिवार में गिना जाता है और शान से रहता है। कुमार ने अपनी जोरदार हुंकारी भरी। कुमार ताल ठोंक कर अब छोटे प्रसाद जी के साथ खड्डा हो गया था। काफी सोच समझकर बिहारी परिवार ने छोटे तिवारी जी से गहन विचार विमर्श किया। हम आपको दुकान खुलवाने और सिर पर छत के लिए जगह, जमीन, पैसा इत्यादि की हर संभव मदद करने को तैयार हैं। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो यह लड़ाई आसान हो जाएगी। एक दिन आपको आपका हक जरूर मिलेगा। बिहारी परिवार का भरोसा और साथ मिल जाने से प्रसाद परिवार का हौसला बढ़ गया था। कुमार के सहारे अंकिता अपनी दुकानदारी को बखूबी संभालने लगी थी। इससे घर में पैसे आने लगे थे। धीरे धीरे उनके पंखों में बल आने लगा और वे अपने पैरों पर खड़ीडीढे हो गए। प्रसाद जी की दुकानदारी का भार उनकी बिटिया अंकिता के जिम्मे था, क्योंकि प्रसाद जी और उनका बड़ा बेटा अक्सर कोर्ट कचहरी और शहर के फ्लैट के काम में व्यस्त रहते थे। इस घटना से गांव के ब्राह्मण घरों में जाति बिरादरी की राजनीति जन्म लेने लगी।
कुंठित दलित बिरादरी के लोग भी कुमार और अंकिता को लेकर साजिश रचने लगे। चारों ओर तरह तरह की अफवाहें रंग लेने लगीं, पर बाप बेटे ने पूरे गांव को खरी खोटी सुनाते हुए अपने हक की लड़ाई जारी रखी। इस काम में कुमार तन, मन और धन से उनके साथ था। उसने जिले के नामचीन वकील से प्रसाद जी की मुलाकात कराई और उसकी सलाह पर ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। छोटी मोटी इस उद्यान को भरते भरते अंकिता और कुमार कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। इस बात की भनक पूरे गांव को लग जाती है। लोग इस बेमेल प्यार को जाति का रंग देकर प्रसाद जी और बिहारी परिवार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस काम में अंकिता के ताऊ जी अग्रणी भर थे। प्रसाद जी के परिवार को जब इस बात की जानकारी होती है तो वे राजी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। इतने वर्षों तक बरी शहर में रहते हुए उनकी सोच भी बरी हो चुकी होती है। जाति बिरादरी के बजाय सम्मान, इज्जत और इंसानियत को वे तवज्जुह देना जानते थे। जमाने के बदलते दस्तूर के साथ परिवर्तन की आंधी अब अपना रंग जमा चुकी थी। अंकिता ने अपना निर्णय सुनाया। बाबूजी, मैं कुमार से प्यार करती हूँ और हम शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपनी नई राह बनाना चाहते हैं। बेटी, हम तुम्हारे निर्णय का स्वागत करते हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अपना भला बुरा तुम अच्छी तरह जानती हो। बिहारी परिवार के हम पर बर्र उपकार हैं। आखिर में बिहारी और प्रसाद परिवार आपसी रजामंदी से उसी गांव में विरोधियों की छाती पर मूंग दलते हुए अंकिता और कुमार की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न करा दी। एक दिन वह भी आया जब प्रसाद जी अपनी जमीन जायदाद की लड़ाई जीत गए और उनकी खोई हुई संपत्ति उन्हें वापस मिल गई। जालसाजी के केस में उनके बर्र भाई को जेल जाने की नौबत आ गई।